हेलो दोस्तों। जीएस विजन ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसी प्लेटफॉर्म पर पिछली बार मैंने आपको लेक्चरर की क्लासेज लिया था आपके लिए, और जो है लगभग 1.5 महीने मैंने पढ़ाया था इस विषय को। एक बार पुनः इसी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जीएस विजन देहरादून की एक बेहतरीन संस्था है, इससे मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, और इस बार भी मैं पुनः जीएस विजन में ही लेक्चरर की क्लासेज लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर में के एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस पर चर्चा करूँगा। इसके बाद फर्दर कक्षाएं जारी रहेंगी। कक्षाएं ऑनलाइन होंगी, ज़रूरत पड़ेगा तो अगर कोचिंग संस्थान ओपन रहते हैं तो मैं मई में ऑफलाइन भी क्लासेस लूँगा। जब ऑफलाइन क्लासेस लूँगा तो भी वो ऑनलाइन भी चलता रहेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विजन ऑनलाइन क्लासेज में। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे आपको। हालांकि आपको आइडिया है कि पिछली बार मैंने पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए थे। क्योंकि पिछली बार के एग्ज़ाम में जो पॉलिटिकल साइंस या ऑप्शनल सब्जेक्ट थे आपके, वो केवल क्वालिफाइंग थे। उसके द्वारा आप साक्षात्कार तक, इंटरव्यू तक जाते, और आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू तक, आपका सिलेक्शन साक्षात्कार के नंबरों से होता। तो पिछली बार हमारे कई बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वे साक्षात्कार में अच्छा नहीं कर सके। इस बार उन सभी लोगों के लिए बेहतरीन चांस है कि जो है अपने हार्डवर्क के बल पे किस्मत के रोल को कम से कम करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार साक्षात्कार नहीं है, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से ही आपका चयन निर्धारित होगा। तो इस संदर्भ में दोस्तों, इस संदर्भ में हम थोड़ा सी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जो रणनीति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे कैसे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो आपका आएगा जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव, जिसको हम प्री कहते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए जो है नॉलेज होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन नॉलेज होना उतना जो है ज़रूरी नहीं है जितना कि टेस्ट और प्रैक्टिस। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और स्ट्रेटजी में पहला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टेस्ट। जितना आप टेस्ट देंगे उतना आप जो है एरर को कम करेंगे। जितना आप टेस्ट देंगे उतना एरर को कम करेंगे। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, इस बार जो है पूरा का पूरा सिलेक्शन सब्जेक्ट पर होगा। तो फिर आपको अगर सब्जेक्ट पे सिलेक्शन पूरा हो रहा है तो फिर आपको सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए, और एक एक नंबर पर तगड़ी फाइट रहेगी। मेरा अनुमान है कि मैक्सिमम 10 मार्क्स के डिफरेंस पर सारे रिजल्ट डिसाइड होंगे। कोई बच्चा, अगर कोई टॉपर जो है 80 पाता है तो नीचे वाला पाएगा 72 73। तो इतना जो है क्लोज फाइट होगी इस बार। 45 के आसपास सीटें हैं। इस क्लोज फाइट में आप बेहतर करने के लिए आपके लिए बहुत सारे हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, एरर को कम करना पड़ेगा, फैक्ट को याद करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को हम लेकर आए हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले जो है, पिछली बार भी मैंने कराया था टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ही सब कुछ है। मैंने पिछली बार आप लोगों को डेली टेस्ट 10 से 12 प्रश्न जो है, 15 प्रश्न 20 प्रश्न डेली टेस्ट करवाता था, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था। और डेली पढ़ाया गया, डेली टेस्ट हुआ, तुरंत का तुरंत उसका सॉल्व कर देना। एक तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और डेली के डेली फैक्ट आपको याद होते जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जो मैंने डेली टेस्ट करवाया था पिछली बार, उसी से ही 70-80 क्वेश्चन आ गए थे। 50-60-70 क्वेश्चन तो डेली टेस्ट से ही आ गए थे। तो एक तो डेली टेस्ट हम करवाएंगे। हर टॉपिक है, प्लेटो मैंने पढ़ाया, प्लेटो का टेस्ट होगा।
प्लेटो मैंने पढ़ाया तो अगले दिन प्लेटो का टेस्ट होगा। फिर वीकली टेस्ट भी करवाएंगे। वीकली टेस्ट जब भी हमको लगेगा कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा मोटा माटा हो गया, 5-7 थिंकर हो गए हैं, तो हम एक अच्छे से वीकली टेस्ट करवाएंगे। इससे आपका जो है रिदम बना रहेगा, आप अच्छे से जो अपने को अपना इम्प्रूवमेंट देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है जज कर रहे होंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट हमेशा टेस्ट होता है, डेली वीकली टेस्ट हम करेंगे। सेकेंड पॉइंट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक खिड़की के समान है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं तैयार है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई किसी भी कंडीशन पे नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी पूरी तैयारी को डिसाइड करता है कि आप सही दिशा में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको करवाएंगे, जिसमें नेट जेआरएफ के क्वेश्चन शामिल होंगे, यूपी लेक्चरर के क्वेश्चन शामिल होंगे, यूके लेक्चरर और उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब के क्वेश्चंस को बंच में हम आपको प्रैक्टिस में ही कहीं न कहीं आपको करवाएंगे, या फिर अलग से वीडियो बनाकर इसके लिए हम आपको दे देंगे। नेट जेआरएफ का वीडियो दे देंगे, यूपी लेक्चरर का वीडियो बना के दे देंगे। तो ये और इन सबसे संबंधित टेस्ट भी लिया जाएगा। जो टेस्ट होगा इन्हीं से क्वेश्चन रहेगा, बहुत बड़ी मात्रा में प्रश्न यहीं से रहेगा। दोस्तों हमारी तैयारी का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा मेकिंग नोट्स तैयार करना। किसी भी एग्जाम की तैयारी में नोट्स तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नोट्स आप तैयार कर रहे हैं तो समझिए कि आप अंतिम टाइम के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं, अंतिम टाइम में कैसे लड़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें नोट्स तैयार करना काफ़ी टफ होता है कि क्या छोड़े क्या नहीं। तो मेकिंग नोट्स में पॉलिटिकल साइंस में मेरा ये मानना है कि आप फैक्ट पर अधिक बल दें, फैक्ट के नोट्स तैयार करें, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, कुछ कॉन्सेप्ट लिख लें। तो क्लास में मैं नोट्स आपका प्रिपेयर करवाऊंगा। ऑनलाइन बच्चे रहेंगे तो मैं जो है नोट्स बाकायदे प्रिपेयर करवाऊंगा, जिससे कि आपको अंतिम समय में रिवीजन करने में काफ़ी फायदा होगा। ठीक, तो याद रखिएगा नोट्स आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। कुछ नोट्स मैं बता दूंगा कहाँ से आपको कैसे करना है। दोस्तों हमारी तैयारी का तीसरा चरण होगा बुक्स पढ़ें कि न पढ़ें, कंपटीशन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए किया हुआ है, तो बुक से कहीं न कहीं परिचित होंगे। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टाइम कम रहेगा तो केवल अगर बुक कोई पढ़ना चाहता है तो केवल 1 या 2 बुक पढ़ ले, 1 या 2 बुक्स। याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल थियरी का पढ़ ले, एक पॉलिटिकल थियरी का बुक पढ़ ले कोई अगर पढ़ना चाहता है, तो दूसरा अगर कुछ चाहता है तो आईआर में कोई बुक पढ़ ले। और कोई बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको बता दूंगा, नोट्स पढ़िएगा। और राजेश मिश्रा सर की बुक नेट जेआरएफ की है, उसको पढ़ना है आपको। राजेश मिश्रा सर की नेट जेआरएफ की बुक है, उसको पढ़ना है। और आरसी बर्वानी पॉलिटिकल थियरी की बुक आती है, उसको पढ़ना है। और कुछ नहीं पढ़ना है, और सब नोट्स बनाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करवाया जाएगा। नोट्स से प्रिपेयर कर लेंगे तो यही फिर आपका जो है काम कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हम जो है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना हमारा टारगेट है। पिछली बार भी सब कह रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हमने जो है कुछ भी नहीं छोड़ा था, पूरा सिलेबस पढ़ाया था। सिलेबस ही नहीं पढ़ाया था बल्कि उत्तराखंड स्पेशल भी पढ़ा दिया था। दोस्तों हमने पॉलिटिकल साइंस को ऑब्जेक्टिव या हर ढंग से पढ़ा है। मुझे जानकारी है कि कहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे, क्या आएगा, कैसे जो है विषय को शार्ट किया जा सकता है, कैसे विषय को जो है लेंदी बनाया जा सकता है। तो हम कभी भी आपको जो है मिसगाइड इस एग्ज़ाम के अनुसार ही आपको पढ़ाएंगे। इस एग्ज़ाम से एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाएंगे, जितना बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट होगा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज। आपकी क्लासेज ऑनलाइन होगी, ज़रूरत पड़ने पर ऑफलाइन क्लासेज होगी, प्लस एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपको दिए जाएंगे जो आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो है स्ट्रेटजी में होगा फैक्ट रिवीजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी तैयारी में बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है। फैक्ट रिवीजन के लिए हम जो है टेस्ट तो ले ही रहे हैं, डेली का डेली, हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट कर देंगे, कल मैंने क्या पढ़ाया, परसों क्या पढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं तो मान लीजिए 60 प्रश्न अगर फैक्ट से संबंधित होते हैं तो 40 कॉन्सेप्ट से होते हैं।
इसलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर करना जरूरी है। अगर हम लोग खूब रटने वाला बच्चा है, रट फैक्ट तो रट लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में गलती कर देगा, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए बेसिक फैक्ट हमेशा जो है तैयार रखना है, सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा तैयार रखना है। और कुछ चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में है, जैसे पॉलिटिकल साइंस को रिलेटेड सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस को रिलेटेड सब्जेक्ट है। हिस्ट्री की तरह नहीं है कि जो है अकबर के समय में जो हुआ, जो चंद्रगुप्त के समय में एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, चंद्रगुप्त ने क्या कहा, अकबर ने क्या किया। तो हिस्ट्री की तरह नहीं है ये पूरा एकदम से, को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, कोरिलेट करेंगी एक दूसरे से, तो समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट पर हम विशेष फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस करेंगे, कोरिलेशन पर विशेष फोकस करेंगे, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। दोस्तों हमारा सिंपल वे में आपको बता दिया कि हमारी स्ट्रैटेजी यही होगी, हम डेली टेस्ट करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खूब सॉल्व करेंगे, नेट जेआरएफ, यूके लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नोट्स को प्रिपेयर करवाएंगे। कुछ बुक्स आप एक दो बुक्स पढ़ लीजिएगा, जो मेरा सजेशन है। कंप्लीट जो है सिलेबस आपको कवर किया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज होगी, फैक्ट रिवीजन करवाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान देंगे। तो हमारी रणनीति होगी जो पिछली बार भी मैंने किया था, और आपको जो है आप में बाकायदे इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपने अच्छे से मेरी क्लास की और मन लगा के क्लास किया तो आप सिलेक्शन ज़रूर पा जाएंगे, सिलेक्शन के करीब ज़रूर पहुंच जाएंगे, ये मेरा दावा है। और तो थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस, हम सिलेबस पर हल्की सी चर्चा कर ले रहे हैं। सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है हमारा कई खंडों में जो है बटा हुआ है, सिलेबस हमारा कई खंडों में बटा हुआ है, जिसपे हम थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए सिलेबस हमारा, ये लेक्चरशिप का सिलेबस है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। ये हमारा सिलेबस है, 200 प्रश्न आएंगे, अधिकतम जो है 200 अंक होंगे, और 2 घंटे 3 घंटे का टाइम है। खूब प्रश्न आ रहे हैं, याद रखिएगा, अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। और 200 प्रश्न का मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, आप कुछ भी नहीं बच सकता, आप कहीं से भी कुछ छोड़ नहीं सकते। 200 प्रश्न आएंगे 3 घंटे के टाइम में। तो अब हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कहाँ है? पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर, पब्लिक एड, ये सब इंक्लूड होते हैं। हम देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे उसको करेंगे हम। जीव विज्ञान का सिलेबस चल रहा है। आ गया नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र। नागरिक शास्त्र, इससे पहले है राजनीतिक सिद्धांत और विचार। पहला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत और विचार, दूसरा है तुलनात्मक राजनीति और विश्लेषण, तीसरा है शासन एवं भारतीय शासन एवं राजनीति, चौथा जो है लोक प्रशासन है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये 5 खंड हैं, 5 खंड हैं, कोई और है, हाँ 5 खंड हैं इसके, 5 खंड हैं। पांचों खंडों को हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा सिलेबस हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, मुख्य चिंताएं, पतन, पुनरुत्थान, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, उदारवाद, मार्क्सवाद। ये हमारे जो है पहला सिलेबस का पहला यूनिट है। देखने में तो लग रहा है कि बहुत छोटा है, एक ही लाइन में सब कुछ है, लेकिन ये पूरी एक पुस्तक है। राजनीतिक सिद्धांत की पूरी एक पुस्तक है, इसमें सब कुछ सम्मिलित है, याद रखिएगा सब कुछ सम्मिलित है, सब कुछ सम्मिलित है। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांत की मैंने कुछ और, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति जो है, इस तरह से सिलेबस को मैंने थोड़ा सा डिवाइड व्याख्या करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। राजनीतिक सिद्धांत की का अर्थ और प्रकृति, अर्थ और प्रकृति याद रखिएगा। कुछ हम डेफिनेशन, इसे बहुत ज़्यादा फैक्ट वगैरह नहीं है अर्थ में, कि आप जो है किताबों में तो आपको पहला चैप्टर ही 100-150 पेज का मिल जाएगा, लेकिन 100-150 पेज आपको पढ़ने नहीं है। जैसे कुछ विचारकों ने राज्य एवं शासन का अध्ययन कहा, जे लिंडेक ने राज्य के कार्यों का संचालन, राजनीतिक सिद्धांत को राज्य के कार्यों का संचालन गार्नर ने कहा, राजनीतिक सत्ता का अध्ययन हॉब्स और मैकियावेली ने कहा। ये तो मान लीजिए अर्थ में आ जाएगा
कि क्या कहा, राजनीति विज्ञान को किसने क्या कहा। इसी तरह से 10-15 जो है परिभाषाएं बनेगी। परिभाषाओं को कैसे याद करना है मैं आपको बता दूंगा। परिभाषाओं को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि परिभाषाओं में से एक कीवर्ड निकाल लीजिए, कीवर्ड निकाल लीजिए, वही कीवर्ड याद कर लीजिए, परिभाषाएं नहीं याद करनी पड़ेंगी। परिभाषाएं याद करेंगे तो कभी याद भी नहीं होंगी। तो ये तरीके मैं आपको बताऊंगा, मैं कीवर्ड निकाल कर दूंगा क्लासेज में जब आप आएंगे। तो दोस्तों उसके बाद प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, ये भी सिंपल है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक कला है। मिटलैंड ने कहा कला है, ब्राइस ने कहा कि जो है विज्ञान है। कई व्यवहारवादी विचारकों ने भी विज्ञान बनाने का प्रयास किया। कुछ लोग मौसम विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग विज्ञान और कला कहते हैं। इसमें 5-5 6 फैक्ट इसमें है, फैक्ट 5-5 6 है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह से पहले ही टॉपिक में है राजनीतिक सिद्धांत का पतन व उत्थान। राजनीतिक सिद्धांत का पतन व उत्थान। राजनीतिक सिद्धांत का पतन, कुछ विचारकों ने माना कि 1880-85 19वीं सदी के प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभ में राजनीति विज्ञान का कोई महत्व नहीं रह गया। आपको मालूम होगा कि कार्ल मार्क्स के बाद कोई बड़ा राजनीतिक विचारक नहीं हुआ। तो यह कहा जाने लगा कि राजनीति विज्ञान का पतन हो रहा है, अब राजनीति विज्ञान में कुछ नहीं हो रहा है। राजनीति विज्ञान के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी बता दिया गया कि राजनीति विज्ञान जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण यह भी बता दिया गया कि राजनीतिक सिद्धांत में ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धतियां प्रचलित हैं जो सही नहीं है। क्योंकि किसी विषय में ज्ञान की खोज के लिए साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धतियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसीलिए कहा गया कि राजनीति विज्ञान का पतन हो रहा है। इसमें डेविड स्टर्न है, कॉमन है, कॉब्बन है, एक दो विचारक और हैं। इन लोगों ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये लंबे समय तक पतन की बात सही चली नहीं। पुनः फिर जो है, चूंकि राजनीतिक सिद्धांत एक समाज विज्ञान है, समाज विज्ञान कभी भी विज्ञान की तरह नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, समाज विज्ञान कभी भी विज्ञान की तरह नहीं हो सकता है, जैसा कि डेविड स्टर्न बनाना चाहते थे। हमेशा समाज विज्ञान मूल्य आधारित होता है। अगर समाज विज्ञानों में मूल्य पर बात की जाती है, मूल्य के आधार पर जो है काम किए जाते हैं, तो सिद्धांत अपने आप प्रभावी रहता है, आगे बढ़ता है। तो पुनः राजनीति सिद्धांत का उत्थान हुआ जॉन रॉल्स और लियो स्ट्रॉस के रूप में। जब राजनीति सिद्धांत का उत्थान हुआ तो पुनः जो है दार्शनिक आधारों पर जो है भविष्यवाणियां की गई, सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रयास किए गए। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान और पतन हम पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट है बता देंगे आपको। पुनः प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के भी बहुत सारे रूप हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब हो गया कि जनता ही जब शासन करती है, जनता ही शासन करती है, जनता जब प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है तो उसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं कहा जाता। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वतः शासन करती है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो और वर्तमान में नव वामपंथी विचारक जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब ये होगा कि जनता खुद ही अपना शासन करेगी, जनता खुद ही अपना शासन करेगी। पुनः अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी होता है जो चुनावी राजनीति, इलेक्शन के माध्यम से जो है काम करता है। इसके अलावा लोकतंत्र के बहुत सारे और रूप हैं। उदारवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, नव बहुलवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र। इन सबको हम जो है पढ़ेंगे। जिसे नव बहुलवादी लोकतंत्र रॉबर्ट डहल लिंडब्लॉम ने दिया, बहुलवादी लोकतंत्र को खासतौर से अमेरिकी विचारकों ने दिया, जनवादी लोकतंत्र खासतौर से जनवादी लोकतंत्र खासतौर से लेनिन के बाद आए, लेनिन ने, माओ ने, या फिर जो वर्तमान में व्यवहारिक समाजवादी हैं वो जो है इसका उल्लेख करते हैं। पुनः जो है लोकतंत्र के बहुत सारे मॉडल हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। परिचर्चात्मक लोकतंत्र हैबरमास, आमूलवादी रेडिकल डेमोक्रेसी रूसो, सहचरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कोहेन और रोजर्स, समुदायवादी कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी, समुदायवादी लोकतंत्र डेनियल वेल रॉबर्ट डहल, निर्देशित लोकतंत्र जिसे गाइडेड डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसके मानने वाले सुहार्तो हैं। सहवर्तनी लोकतंत्र लिस्फर्ड। इस तरह से जो है लोकतंत्र के बहुत सारे प्रकार हैं, हम इसको अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में बहुत सारे विचारक हैं, नकारात्मक, सकारात्मक और नवउदारवादी लोकतंत्र स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, याद रखिएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक का मतलब राज्य को रोकना। जहां स्वतंत्रता राज्य को सीमित करती है उसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं।
खासतौर से उदारवादी और नव उदारवादी विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता के अधिक समर्थक हैं। ये परंपरागत उदारवादियों में लॉक, मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो इत्यादि जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नव उदारवादी विचारक भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, जिसमें हायक हैं, फ्रीडमैन है, बर्लिन है, ये सब लोग हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता का एक रूप होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जब राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कुछ काम करता है। जैसे एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, अशिक्षित है, तो अपनी स्वतंत्रता का वह क्या प्रयोग करेगा? वह अपनी स्वतंत्रता का कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस संदर्भ में जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों ने कहा कि राज्य का दायित्व है कि व्यक्ति के लिए काम करे। व्यक्ति की गरीबी मिटेगी, भुखमरी मिटेगी, वो शिक्षित होगा, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। तो याद रखिएगा, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए जो है राज्य को कुछ करने का आदेश देती है। दोस्तों इसी तरह से जो है समानता है, उदारवादी समानता, समाजवादी समानता, नारीवादी समानता। उदारवादी समानता जो है हमेशा औपचारिक व निरपेक्ष समानता होती है, औपचारिक या निरपेक्ष समानता होती है। सिंपल सा उदाहरण कई बार आप लोगों ने सुना है कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ताज होटल सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, ये निरपेक्ष समानता है। ताज होटल सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, ये निरपेक्ष समानता है, क्योंकि इसमें जो है सभी व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। व्यक्ति वही जा सकते हैं जो पैसे वाले होंगे। तो याद रखिएगा, निरपेक्ष समानता सबको समान मानता है। निरपेक्ष समानता सबको समान मानता है, विभेद नहीं करता है। जबकि समाजवादी समानता सबको समान नहीं मानता है। जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, जो समाज के दबे कुचले वर्गों के हैं, उनके हित के लिए उनके हित के लिए जो है विभेद करने को कहता है। जैसे हम अपने संविधान में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्गों को आरक्षण दिया गया है जो समानता के अनुसार नहीं है, समानता का उल्लंघन है, लेकिन ये वास्तविक समानता लाने का प्रयास है। याद रखिएगा, समाजवादी समानता या सकारात्मक समानता हमेशा जो है विभेदों को बढ़ावा देती है, गरीबों के पक्ष में, हाशिए पर रह रहे लोगों के पक्ष में। इसी तरह समानता के बहुत सारे प्रकार हैं। तात्विक समानता है, परिणामों की समानता है, कॉम्प्लेक्स समानता है। इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हल्के हल्के सिलेबस को देख ले रहे हैं। इसी तरह न्याय है, सिलेबस में हमारे न्याय है। न्याय के बहुत सारे स्वरूप हैं। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय है, उदारवादी वैधानिक प्रक्रियात्मक न्याय है, समाजवादी सामाजिक आर्थिक न्याय है, नव उदारवादी न्याय है। ये सब न्याय के रूप हैं। समुदाय रॉल्स का न्याय सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ये सब न्याय के सिद्धांत हम सिलेबस में पढ़ेंगे। उसी तरह परंपरागत उदारवाद है। उदारवाद के दो रूप हैं, परंपरागत उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। जहां भी याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि जहां भी नकारात्मक शब्द आए राजनीति विज्ञान में, वहां ये समझना चाहिए कि राज्य को रोका जा रहा है। जो राज्य नामक एक संस्था है, उसकी शक्तियों को कम किया जा रहा है। जहां सकारात्मक बात आए, वहां ये समझिए कि राज्य की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है, राज्य की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, उदारवाद जो है, परंपरागत उदारवाद में राज्य को सीमित किया गया है। राज्य को सीमित कैसे किया गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोगों को अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान व विधि का शासन स्थापित किया गया है। अहस्तक्षेपवाद, लेसेस फेयर का सिद्धांत अपनाया गया है। तो इसलिए जो है दोस्तों, नकारात्मक उदारवाद या परंपरागत उदारवाद राज्य की शक्ति को सीमित करता है। पुनः जो है सकारात्मक उदारवाद आता है। सकारात्मक उदारवाद का एक रूप कल्याणकारी राज्य भी है। मैंने आपको बताया था कि जहां सकारात्मक शब्द आए, वहां पे राज्य के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया जाएगा। इसमें भी राज्य के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। राज्य बहुत सारे काम करेगा, राज्य गरीबी मिटाएगा, राज्य अशिक्षा मिटाएगा, राज्य लोगों के रोजगार की व्यवस्था करेगा। ये सारी व्यवस्थाएं राज्य करेगा तो राज्य के अधिकार बढ़ेंगे, तो इसको सकारात्मक उदारवाद के रूप में जाना जाता है। नव उदारवादी हैं,
जो नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं, हायक, फ्रीडमैन, बर्लिन। समतावादी हैं जो सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं, जॉन रॉल्स, ड्वार्किन, लियो स्ट्रॉस इत्यादि विचारक। इसी तरह से दोस्तों मार्क्सवाद भी युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स में विभाजित है। युवा मार्क्स थोड़ा सा रोमांटिक थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, उन्होंने परायपन का सिद्धांत दिया। प्रौढ़ मार्क्स जो है अपने सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद, क्रांति का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा का सिद्धांत, ये प्रौढ़ मार्क्स देते हैं। तो इसको हम डिटेल में दोस्तों पढ़ेंगे। आगे का सिलेबस दोस्तों, आगे का सिलेबस हम देखते हैं। आगे का सिलेबस जो है पॉलिटिकल थिंकर है। पॉलिटिकल थिंकर जो है, पॉलिटिकल थिंकर जो आगे के हैं वो खासतौर से 5 जो है वेस्टर्न थिंकर हैं, 5 वेस्टर्न थिंकर हैं, जिसमें प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, बेंथम है, एक मिनट देख रहे हैं, प्लेटो, अरस्तु, बेंथम और शायद हीगल हैं, एक मिनट, हाँ आ गया। ये 5 विचारक हैं, 5 भारतीय विचारक हैं, 5 जो है 1 2 3 4 5 भारतीय विचारक हैं, 1 2 3 4 5 6 वेस्टर्न थिंकर हैं। पाश्चात्य विचारकों में प्लेटो है। प्लेटो में कई सिद्धांत हैं, प्लेटो में कुल मिला के 40 से 50 फैक्ट बनेंगे जो आपको पढ़ा दिया जाएगा। अरस्तु में भी यही है, कुछ इनके सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को समझा देंगे, फैक्ट को आपको नोट डाउन करा देंगे, कोरिलेशन जहाँ होगा आगे क्या क्या चीज़ें निकल के आए ये भी बता दिया जाएगा। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं, उदारवाद का एक रूप है उपयोगितावाद। तो बेंथम काफ़ी इंपॉर्टेंट विचारक हैं, काफ़ी जो है पैराडाइम शिफ्ट आया है इनके टाइम में, इसको भी हम बताएंगे। उपयोगितावादी विचारक बेंथम और जेएस मिल दोनों जो है नकारात्मक उदारवादी हैं, साथ ही सकारात्मकता के भी लक्षण पाए जाते हैं। पुनः हीगल है, हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं, हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं जो राज्य की सत्ता, राज्य को भगवान के रूप में मानते हैं। उनका प्रसिद्ध कोटेशन है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। तो आदर्शवादी विचारक हैं, इनके विचार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हम पिछली बार भी कराए थे, इस बार आपको बताएंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में जब मार्क्सवाद पढ़ाएंगे तो उसमें कार्ल मार्क्स को साथ में कर देंगे, इसलिए इसको अलग से नहीं कराएंगे, मार्क्सवाद और मार्क्स को एक साथ कराएंगे। इसी तरह से दोस्तों भारतीय विचारकों में मनु कौटिल्य के विचारकों में काफ़ी समानता है। दोनों ने सप्तांग सिद्धांत दिया, दोनों ने मंडल थ्योरी दी, दोनों के विचारों में समानता है, तो दोनों को हम अच्छे से आपको इसको कराएंगे। पुनः विनायक दामोदर सावरकर, ये जो है हिंदुत्ववादी विचारक हैं, तो इनके विचार में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद का जो है विचार दिया है, तो उनके बारे में फैक्ट है उसको पढ़ेंगे। पुनः गांधी और अम्बेडकर आते हैं, गांधी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, फैक्ट में आपको बताऊंगा। अम्बेडकर के बारे में भी बताया जाएगा आपको। पुनः कुछ आधुनिक राजनीतिक विचारक है, लेनिन, माओ, ग्रामसी, जॉन रॉल्स, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, लेनिन, माओ, इन सब चीज़ों के बारे में। पुनः दोस्तों आगे तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण है। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन दिख रहा होगा क्योंकि आपने इसको कम पढ़ा होगा, तो बहुत ही टफ नहीं है, फैक्ट है, इसमें फैक्ट को आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि राजनीति का विजन, प्रजातंत्र का अभिजातवादी सिद्धांत, ये सब फैक्ट है, इसमें फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में आपको एक अच्छा लेक्चर और फैक्ट और कॉन्सेप्ट में आपको करवा दिया जाएगा। पुनः शासन एवं राजनीति में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो है शासन एवं राजनीति आप पढ़े होंगे, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अवेयर रहते हैं, मतलब परिचित अच्छे से रहते हैं, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नवीन सामाजिक आंदोलन, कृषक आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, विकास प्रभावित जन आंदोलन, इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। भारत में पंथ निरपेक्षता, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सबको जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। पुनः लोक प्रशासन आता है दोस्तों। लोक प्रशासन जो है 10, मुझे लगता है कि 5 यूनिट है, तो लोक प्रशासन से 20 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। लोक प्रशासन देखने में तो उतना ही जितना सारे टॉपिक हैं, लेकिन लोक प्रशासन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। लोक प्रशासन में जो है इतने टॉपिक में जितने भी प्रश्न बनेंगे, अगर 20 प्रश्न आता है तो 4 से 5 क्लासेज में, 5 या 1 हफ्ते की क्लास लूँगा एक हफ्ते की क्लासेज में आप सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे,
लगभग अगर 20 आता है 17-18 आप करेंगे। ये लोक प्रशासन बेहद ही फैक्चुअल है, याद रखिएगा बेहद ही फैक्चुअल है। फैक्ट याद करके जाएंगे तो सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे। और बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट लेस कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा लेस कॉन्सेप्ट है, फैक्ट अधिक है। और बहुत ही सीमित है, बहुत ही सीमित है। 15 से 20 पेज में सारे फैक्ट आ जाएंगे। याद रखिएगा लोक प्रशासन पे विशेष रणनीति बनाइएगा, कोई प्रश्न गलत ना होने पावे। पुनः अंतर्राष्ट्रीय संबंध फैला हुआ टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध फैला हुआ टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, ये चीजें हैं। सिद्धांत भी मुझे लगता है होगा, सिद्धांत शायद नहीं दिए हैं। तो ये काफी प्रैक्टिकल करंट से संबंधित टॉपिक है, तो इसको भी आपको पढ़ाया जाएगा। शक्ति है, शस्त्र है, गुट निरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र, तो ये सब चीजें, संगठन है, तो ये सब चीजें आपको कराया जाएगा। तो जल्दी ही आपको कल से जो है, कल से जो क्लासेस शुरू हो रही है, आप लोग जो है जल्दी से जल्दी आइए, साथ जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेज होगी। और जो है इस जो है यात्रा में साथ आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। हम फिर जल्दी ही मिलेंगे।